हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए बिजनेस लॉ का वन शॉट लेक्चर लेकर आया हूं। दोस्तों, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई आप बिजनेस लॉ को हिंदी मीडियम में लेकर आइए, तो इसलिए जो है मैं आप लोगों के लिए बिजनेस लॉ हिंदी मीडियम में लेकर आया हूं। वैसे तो दोस्तों बिजनेस लॉ हिंदी मीडियम में काफ़ी ज़्यादा कठिन है, लेकिन मैंने इसको जो है सरल शब्दों में इसमें लिखने का प्रयास किया हुआ है। और कुछ जो है कि बुक की लैंग्वेज को भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि दोस्तों अगर आप बुक बुक की लैंग्वेज में नहीं लिखते हो तो जो है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे जो है। तो इसलिए मैंने कुछ उस शब्दों का भी प्रयोग किया हुआ है। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो है लगभग सारे कंटेंट को कवर किया हुआ है, करने का प्रयास कर रखा हूँ कि मतलब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में ना छूटे। तो इस हिसाब से मैंने इसमें लगभग सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है डाल दिया हूँ। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैनल मतलब वीडियो को। तो हमारा पहला पॉइंट है कि अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया एक कानूनी रूप से लागू समझौता है, जिसके द्वारा एक या अधिक व्यक्तियों को दूसरे या अन्य की ओर से कार्य करने या सहन करने की अधिकार प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट को जो है हिंदी में बताया गया हुआ है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा क्या है। और इसमें बताया गया हुआ है कि समझौती इजकल टू में प्रस्ताव प्लस में स्वीकृति। तो दोस्तों ये जो है मतलब इसकी जो है परिभाषा है। इसके बाद में समझौता की हम समझौता पढ़ते हैं। तो समझौता किसी एक पक्ष की ओर से किसी खास काम को करने या ना करने का प्रस्ताव और दूसरे पक्ष द्वारा उसकी स्वीकृति। समझौते के दो दो आवश्यक तत्व हैं। समझौता तब होता है जब दो दिमाग एक ही उद्देश्य के लिए मिलते, वे एक ही काम में, एक ही अर्थ में, एक ही बात कहते हैं। दिमाग दिमाग के मिलने और समाहित एवं आइडेम कहा जाता है, यानी मामले पर समाहित सहमति। तो दोस्तों ये जो है हिंदी मीडियम में दोस्तों आप लोग देख लो जो है किस प्रकार से है। और आप लोग जो है इसको खुद भी पढ़ लेना, क्योंकि जो है मैंने तो इसको हिंदी मीडियम में जो है कन्वर्ट करके जो है लेकर आया हूँ। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया हुआ है और पॉइंट को बता रखा हूँ। दोस्तों क्वेश्चन जो है आप लोग जो है अपनी हिसाब से जो है एक्सप्लेन करना रहेगा आप लोगों को। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि दायित्व। दायित्व से आप क्या समझते हैं? तो दायित्व किसी काम को करने या ना करने का कानूनी कर्तव्य है। अनुबंध के लिए एक समझौते से कुछ कानूनी दायित्व उत्पन्न होना चाहिए, अर्थात जो कानून द्वारा लागू करने योग्य हो। ऐसे समझौते जो केवल सामाजिक या घरेलू दायित्व को जन्म देते हों, उन्हें अनुबंध नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार किसी फिल्मों को देखने या डिनर में मेंस इंफॉर्मेशन, इसका उद्देश्य किसी कानूनी दायित्व को जन्म नहीं देता नहीं देना नहीं था। इस तरह भविष्य में सहमत होने का समझौता अनुबंध नहीं है, क्योंकि जब तक अनुबंध की सभी महत्वपूर्ण शर्तें तय नहीं हो जाती, तब तक कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं हो सकता है। ऐसे समझौते बिना किसी शर्त के सामान्य हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है दायित्व की परिभाषा है और मतलब दायित्व का एक्सप्लेनेशन है, इसमें जो है डिटेल में किया हुआ है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लेना। और अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अनुबंध की तुलना में समझौता एक बहुत व्यापक अवधारणा है। ऐसे समझौते जिनमें किसी समझौते के लिए समाहित व्यक्त करने का इरादा होता है, कानून बाध्य करने के लिए कोई अनुबंध नहीं है। इसलिए सामाजिक मामलों में संबंधित समझौते अनुबंध नहीं है। उदाहरण के लिए दो व्यक्तियों के बीच टहलने या सिनेमा शो के लिए एक साथ किया गया समझौता उनके इस पालन के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं बनाता है। तो दोस्तों ये समझौते में बताया गया हुआ है कि मतलब जैसे आप अगर कोई एग्रीमेंट बनाते हैं तो एग्रीमेंट का जो है कोई लिखित जो है पूरा वो होना चाहिए, या मतलब किसी मतलब लीगल काम से मतलब जो है आप मतलब उसको तुलना कंपेयर कर सकते हो। अब जैसे आपने किसी को बोला कि भाई कल पिक्चर देखने चलना है, तो अगर वो कल नहीं गया तो ऐसे नहीं कि आप उसके खिलाफ कोई मतलब कानून में मुकदमा वगैरह नहीं कर सकते, उसके लिए मतलब वो मान्य नहीं मिलेगा, उसको मान्यता नहीं मिलेगी। तो उसी चीज़ को जो है इसमें बताने का प्रयास किया गया हुआ है अनुबंध की तुलना में जो है। तो इस प्रकार एक वैध अनुबंध की आवश्यकता जो है निम्न तत्व से होती है। तो दोस्तों ये इन सब चीज़ों की जो है ज़रूरत होती है। एक बार देखते हैं इसको। सहमति अर्थात प्रस्ताव और स्वीकृति, यानी जो है दोनों आपस में मतलब राजी हो।
अगर मतलब दोनों में से कोई एक राजी नहीं रहेगा तो ये एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता, यानी स्वीकृति ये बन ही नहीं सकती दोस्तों। तो इसलिए जो है सहमति जो है होनी ज़रूरी है। कानूनी संबंध बनाने का इरादा, यानी दोनों के बीच में कानूनी संबंध बनाने का इरादा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब एक कह रहा है कि भाई जो है कानूनी मतलब कानूनी संबंध बना ले, दूसरा जो है मना कर रहा है। इसके बाद में स्वतंत्र सहमति, मतलब दोनों जो है स्वतंत्र हों अपना निर्णय लेने में, ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में आके निर्णय ले रहे हों। इसके बाद में सक्षम पक्ष, यानी जो है सक्षम पक्ष होना चाहिए दोनों। वैध प्रतिफल, कानूनी उद्देश्य कानून द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये जो है इसकी जो है पॉइंट है, इसको आप लोग देख लेना। और इससे जो है क्वेश्चन दोस्तों आपका ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको जो है आप लोग पॉइंट वगैरह जो है देख लेना, इसी प्रकार से आपको लिखना रहेगा। अब जो है हमारा जो है नेक्स्ट जो है मतलब इसमें अभी और भी पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं, आ जाइए। तो प्रदर्शन की संभावना, कानूनी औपचारिकताओं का अनुपालन। तो ये दोस्तों जो है ये आपके इतने पॉइंट हैं। वैध प्रतिफल अनुबंध का एक अनिवार्य तथ्य है। तो बिना प्रतिफल के किया गया समझौता मात्र एक वादा है और पक्षों पर बाध्यकारी नहीं है। तो ये दोस्तों इसके बारे में बताया गया है कि अनुबंध बदलने में कुछ पाने का वादा किया जाता है, बदलने में कुछ पाने को तभी बनते हैं जब प्रतिफल कहते हैं। तो जो वादा करने वालों द्वारा किसी चीज़ के लिए चुकाई जाती है। तो दोस्तों इसमें मतलब ये बताया गया है कि लोग एक बार इसको आप लोग भी पढ़ लेना, क्योंकि मैंने जो है इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गया। तो दोस्तों वैसे ही मेरी भी हालत वैसी ही ख़राब हो गई इसको बनाने में, ढूँढने में, एक-एक कंटेंट को मैंने जो है दोस्तों इसमें ढूँढ-ढूँढ के मैं लेकर आया, वो भी हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट कर के। तो इसलिए दोस्तों इसी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गया। अगर आप जो है देख रहे हो तो प्लीज़ जो है इसको सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वचनदाता का दायित्व। प्रतिफल वचनदाता के लिए लाभकारी नहीं होना चाहिए। तो ये तो दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में जो है वादा या दायित्व, तो ऐसे मतलब क्वेश्चन आएगा कि वादा और दायित्व से आप क्या समझते हैं, मतलब इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आपका आएगा जो है। पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि वचन ग्रहीता को कुछ हानि हुई है तो वचनदाता द्वारा अपना वचन पूरा करने के लिए इसे पर्याप्त प्रतिफल माना जाएगा। उदाहरण के लिए ए अपनी कार बी को 10,000 रुपये में बेचने के लिए सहमत होता है। ए वादे के अनुसार मेंस दे 10,000 रुपये, मेंस दे 10,000 रुपये के अनुसार प्रतिफल की भी कानूनी संबंध स्थापित के लिए पक्षों के इरादों के बारे में जो है। तो दोस्तों इसमें मतलब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि क्या बताया गया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेना। तो इसमें बताया गया हुआ है कि जैसे कोई ए बंदा है, वो अगर बी बंदे को जो है 10,000 रुपये में अपनी कार देने को राजी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में ये जो है इसका जो है एडवांस भी ले लेता है, और बाद में किसी कारणवश जो है दोस्तों ये जो है मना कर देता है कि भाई मैं नहीं बेचूंगा, या मुझे इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों बी जो है ए के खिलाफ जो है केस कर सकता है, कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। तो इसी चीज़ को जो है इसमें बताया गया हुआ है। तो यही जो है दोस्तों वचन ग्रहीता के मतलब कुछ मतलब इसके बारे में टॉपिक हैं। तो इसको भी आप पढ़ लेना। इसके बाद में हमारा जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इस पॉइंट को जो है आप लोग आराम से पढ़ लेना जो है। मैं आराम से इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ और आप लोग समझ लेना हिंदी मीडियम में। बाकी इसमें जो आप हिंदी में समझ ही लोगे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने वाली ज़रूरत नहीं है। मैंने जो समझाना था मतलब बता दिया कि इसमें जो है किस चीज़ के बारे में बताया गया हुआ है, एग्रीमेंट के बारे में इसमें बताया गया हुआ है दोस्तों, समझौते के बारे में। तो समझौता किस प्रकार से मतलब क्या-क्या होता है, तो इसी चीज़ के बारे में। एग्रीमेंट तो आप भी जानते हो कि मतलब कौन-सा लीगल एग्रीमेंट होता है और कौन-सा इनलीगल एग्रीमेंट होता है। तो इसी चीज़ के बारे में बताया गया हुआ है। इसके बाद में जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कानूनी औपचारिकताओं का अनुपात, यदि लिखित प्रमाण पत्र, पंजीकरण आदि की कोई कानूनी औपचारिक कानून द्वारा आवश्यक है तो उसे पूरा किया जाना चाहिए। इन कानूनी औपचारिकताओं के अभाव समझौते न्यायालयों में व नहीं होंगे। तो दोस्तों ये इसमें जो है पॉइंट बता मतलब यही लिखा हुआ है। इसके बाद में जो है परिवर्तनीय के आधार पर जो है वैध अनुबंध, शून्य अनुबंध, शून्यकरण अनुबंध, अवैध अनुबंध, अपरिवर्तनीय अनुबंध, सृजन की विधा के आधार पर एक्सप्रेस अनुबंध, निहित अनुबंध,
उसके बाद में निष्पादन की सीमाओं के आधार पर निष्पादन का अनुबंध। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो पॉइंट हैं इसको आप लोग देख लेना जो। तो शून्यकरण जो है अनुबंध, ये दोस्तों धारा 2.1 ये जो है ऐसे पूछ लेगा आर्टिकल कितने के अंतर्गत आता है, ये सब चीज़ें। तो हिंदी में दोस्तों आप लोग इसको पढ़ लेना जो है। इसके बाद में जो है दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवैध समझौता। तो अवैध समझौता एक जो है मतलब अवैध समझौता जब यह वैधानिक नियमों का उल्लंघन करता है तो यह एक अवैध समझौता हो जाता है। प्रावधान एक अवैध समझौता अवैध समूह में रहित होता है। शुरू में मैस इंफॉर्मेशन अवैध को दूषित हो जाते हैं और इसलिए लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए जो है दोस्तों, यदि ए बी को 100 रुपये देने की राशि का वादा करता है, यदि वह बी सी बी को अच्छी तरह पीटता है और सी अच्छी तरह से पीटता है और भुगतान करने के लिए बी डी से 100 रुपये जो है राशि उधार लेता है, तो डी उधार लेने के उद्देश्य जानता है। तो दोस्तों इसमें मतलब मिला जुला के लिखा हुआ है कि मतलब जो है इनलीगल समझौते में ये आता है कि जैसे दोस्तों आप लोग कोई इनलीगल कार के लिए जो है डीलिंग नहीं कर सकते। जैसे किसी को मारने पीटने के लिए मतलब इनलीगल जो भी वर्क होता है, जैसे आप लोग कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हो जो जो मतलब भारत में मतलब लीगल नहीं है दोस्तों, मतलब भारत में जो है उसका जो है जो मतलब भारत में गैर कानूनी चीज़ है, तो मतलब अगर आप ऐसी कोई चीज़ करते हो तो ये मतलब इनलीगल के अंतर्गत आता है। तो यही अवैध समझौते के अंतर बताया गया हुआ है दोस्तों। इसके बाद में जो है अवैध समझौता मतलब शब्द ये मतलब इसकी परिभाषा है, इसको आप लोग पढ़ लेना जो है। अब जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्ताव या प्रस्ताव का एक वैध अनुबंध की आवश्यकता तत्वों पर जो है विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ये दोस्तों प्रस्ताव के बारे में बताया गया हुआ है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लेना जो है। तो जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव दिया मतलब ये प्रस्ताव के बारे में ही बताया गया। उसके बाद में आपदा। तो आपदा कोई विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की पूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है। इस प्रकार आमंत्रण के जवाब में एक प्रस्ताव एक निम्न में से कोई एक हो सकता है। तो दोस्तों ये जो है आपदा व्यवसायिक आपदा के बारे में बताया गया हुआ है, या मतलब लॉ के अंतर्गत जो भी आपदा होती है बिजनेस में जो है कि कानून में जो भी मतलब मुसीबत आती है तो उसके बारे में मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको भी आप लोग जो है पढ़ लेना और इसको समझ लेना दोस्तों। वैसे तो इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, आपदा में मतलब विपत्ति से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो यही सब चीज़ें हैं मतलब जो है। इसको आप लोग जो है अपने शब्दों में भी बना के लिख सकते हो, लेकिन मैंने बिजनेस के वर्ड में इसमें जो है एक्सप्लेन किया है, ताकि जो है मतलब अगर मतलब आप लोग सिंपल शब्दों में लिखोगे जैसे नॉर्मल बातचीत की लैंग्वेज में तो आपको जो है नंबर नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए जो है मैंने इसको किताबी लैंग्वेज में कुछ लिखने का प्रयास किया हुआ है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंटरप्राइजेस। तो एंटरप्राइजेस जो है एक अनुबंध एक प्रस्तावना की स्वीकृति और अस्तित्व में आता है जब वह व्यक्ति जिसे प्रस्ताव स्वीकार करना है प्रस्ताव किया जाता है तो उसका तात्पर्य उसकी सहमति से होता है, प्रस्ताव स्वीकार माना जाता है। धारा 2 खा इस प्रकार प्रस्ताव की स्वीकृति पूर्ण रूप से बिना शर्त के होनी चाहिए, यह शर्त नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये जो है स्वीकृति के बारे में बताया गया हुआ है। स्वीकृति पूर्ण रूप से बिना शर्त होनी मतलब शर्त होनी चाहिए। अनुबंध अधिनियम की धारा 7 के अनुसार स्वीकृति पूर्ण के बिना शर्त होनी चाहिए। यह प्रस्ताव की सभी शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए। शर्त स्वीकृति कोई स्वीकृति नहीं देती। यदि स्वीकृति के शर्तों को में बदलाव होता है तो स्वीकृति यह स्वीकृति नहीं है। तो दोस्तों इसमें मतलब मिला जुला के मतलब ऐसा है कि मतलब बताया गया हुआ है कि मतलब सब मतलब एग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कोई एक व्यक्ति एग्री नहीं है या बीच में मतलब एग्रीमेंट टूट जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया हुआ है दोस्तों। तो इसको जो है आप लोग आराम से जो है पढ़ लें। इसके बाद में हमारा जो है दूसरा पॉइंट नाबालिग की सहमति से संबंध में कानून। तो इसको मैं जो है इसमें तो मैंने मतलब बुक की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे मान लो दोस्तों एक बिजनेसमैन है और वो जो है किसी जो है नाबालिग के साथ जो है अनुबंध तैयार करवाता है, यानी जो है उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि मान लो जो है उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता है। मान लो कोई साइकिल की दुकान वाला है, वो एग्रीमेंट करता है एक बच्चे से कि मतलब वो उससे साइकिल ले लेगा और मतलब बच्चा जो है उसके साथ एग्रीमेंट करता है कि मतलब मैं मुझे आप साइकिल दो, मैं आपको एक हफ्ते बाद 2,000 रुपये दे दूंगा। तो जो है दोस्तों अगर मतलब वो दुकानदार उसको साइकिल दे देता है और बच्चा जो है अगले हफ्ते 2,000 रुपये नहीं देता है,
तो दोस्तों दुकानदार इसके खिलाफ जो है मतलब केस नहीं कर सकता जो है, क्योंकि ये जो है इन लीगल में मतलब उसमें आ जाएगा कि मतलब ये नाबालिग के साथ मतलब इन्होंने जो है कानूनी संबंध जो है बनाया था, जो कि इसके अंतर्गत जो है दोस्तों ये नहीं माना जाता है कि मतलब आप लोग जो है ऐसे लोगों से मतलब एग्रीमेंट ऐसे लोगों के साथ कीजिए जो बालिग हो। नाबालिग के साथ अगर आप जैसे कोई एग्रीमेंट बना दिए जो है, तो वो उसकी जो है भरपाई जो है सरकार जो है मतलब उसको जो है डिस उसको वो कर देती है, मतलब डिस्क्वालीफाई कर देती है कि मतलब ये नहीं होगा दोस्तों, ये मतलब मान्य ही नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया हुआ है। दोस्तों सॉरी, हिंदी बोलने में काफ़ी ज़्यादा मतलब हिंदी में इसको बताने में हिंदी के वर्ड जो है याद ही नहीं आते हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मतलब रुकावट आ जाता है बीच बीच में। तो इसके बाद में हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है ज़बरदस्ती का प्रभाव। तो ज़बरदस्ती जो है इसके प्रभाव, ज़बरदस्ती की स्वतंत्रता सहमति नष्ट हो जाती है। जिस पक्ष या पक्षों की सहमति ज़बरदस्ती के प्रभाव में ली जाती है, वे अनुबंध से बचने का अधिकार है। तो दोस्तों इसमें यह बताया गया हुआ है कि मतलब किसी से भाई कोई भी ज़बरदस्ती से कोई भी अनुबंध नहीं तैयार करवाया जा सकता। यानी कोई भी अनुबंध, इंग्लिश में बोले तो एग्रीमेंट जो है, कोई भी ज़बरदस्ती जो है नहीं बनवाया जा सकता भाई, दोनों बंदे राज़ी होने चाहिए, या जितने लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है वो सभी लोग जो है राज़ी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब कोई किसी को दबाव में आके जो है एग्रीमेंट पे जो है साइन कर रहा है या मतलब वो मान रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो है वो कोर्ट में जो है दोस्तों उसको जो है मतलब वो कर दिया जाएगा कि मतलब ये जो है ज़बरदस्ती इन्होंने जो है ये चीज़ करवाया है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। फिर इसके बाद में है सबूत का बोझ। तो ये भी आप लोग पढ़ लेना जो है, कमज़ोर पक्ष को अनुचित प्रभाव के आधार पर लेन-देन से बचने का अधिकार है। दूसरे पक्ष को यह साबित करना कि उससे लेन-देन करवाने के कोई अनुचित प्रभाव नहीं डाला। तो दोस्तों ये जो है इसकी मतलब परिभाषा है। इसके बाद में दावा के माध्यम से समझौता। तो दावा के माध्यम से किए गए समझौते शून्य हैं और किसी भी दावा पर जीत की गई किसी भी चीज़ की वसूली के लिए कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता, या किसी भी व्यक्ति के किसी भी खेल या अन्य परिणाम का पालन करने के लिए नहीं सौंपा जा सकता। तो दोस्तों ये दावा का सिद्धांत है जो दोस्तों वो दावा के माध्यम से समझौते, तो ये मतलब इसमें बताया गया हुआ है। तो इसके बाद में वह अनिश्चित घटना के बारे में जो है कोई दावा नहीं लगाया हो, तो मतलब ये बताया गया हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना जो है एक बार। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको भी देख लेना कि मतलब कैसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, ऐसे समाप्त किया जा सकता है सहमति से अनुबंध के निष्पादन द्वारा। तो ये सारे पॉइंट हैं जो है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, आप लोग जो इसको पढ़ लेना एक बार जो है। इसके बाद में क्षति जो है, क्षति तो आप लोग जानते ही हो क्या होता है। तो क्षति मतलब कोई भी नुकसान से रिलेटेड चीज़ है कि मतलब हर क्षति का मतलब जो है हर जाना होता है। तो जो भी मतलब जैसे कि इसमें जो भी मतलब नुकसान होता है तो वो जो है दूसरे बंदे को देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कोई ए व्यक्ति दो मतलब बी व्यक्ति के साथ में समझौता करता है कि भाई तुम मेरी कोई भी चीज़ जो खरीद लो, एक मैं तुमको 1,000 रुपये दूंगा, लेकिन बाद में वो मना कर देता है, तो उसका जो भी नुकसान होता है ना वो देगा जो है। तो यही क्षति के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसका उतना नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई वही करेगा। इसके बाद में साधारण क्षति। तो ये साधारण क्षति में मतलब दोस्तों आता है जो मतलब साधारण नुकसान होते हैं, जैसे मैंने आपको साधारण क्षति बताया, तो ये क्षति का एक प्रकार है। तो ये सब चीज़ है दोस्तों। इसके बाद में हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों आकस्मिक अनुबंध है। यानी जो है जो आकस्मिक अनुबंध के अंतर्गत ये मतलब कोई भी एग्रीमेंट जो है आकस्मिक बनाया जाता है। तो इसी चीज़ के बारे में बताया गया हुआ है कि मतलब कोई भी मतलब समझौता ऐसे जो मतलब एकदम से किया जाए अचानक से, इस जिसके बारे में जो है जैसे कोई पहले से डिस्कशन वगैरह या पहले से कोई बातचीत वगैरह ना हो, कोई एकदम अचानक से कोई समझौता जो है बना लिया जाए या कोई ऐसी बात हो जाए कंपनी के लिए। तो ये सब चीज़ें मतलब इसमें बताया गया हुआ है। इसके बाद में दोस्तों हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा वो एलएलपी से ज़रूर आएगा दोस्तों। ये आप देख लेना कि एलएलपी से क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में, कन्फर्म है 100%। तो इसलिए जो है दोस्तों इस पे मैंने स्टार लगा के पॉइंट लिख रखा है ये कि एलएलपी जो है मतलब भागीदारों के बीच एक समझौता सभी भागीदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को नियंत्रित करता है। साथ ही भागीदार अपने पसंद के अनुसार समझौते को तैयार करते हैं। यदि ऐसा कोई समझौता नहीं किया जाता है तो अधिकतम सभी भागीदार आपसी अधिकारों और कर्तव्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका पॉइंट है। इसके बाद में कृत्रिम कानूनी व्यवस्था। तो इस दोस्तों इस पॉइंट को जरूर पढ़ के जाना आप लोग जो है, इसको जो है आप लोग जो है या तो रट सकते हो या मतलब ये समझ लो
कि इस पॉइंट को जो है आप किसी भी तरीके से जो है ना, ये पॉइंट आप कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये जो है आपके पेपर में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये पॉइंट यहाँ तक है, यहाँ तक जो है एलएलपी में रूपांतरण, तो यहाँ तक है ये पॉइंट। और ये दोस्तों आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो पेपर में जो है मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब वो करता है। और ये मतलब 100% जो है एक क्वेश्चन तो इससे मिनिमम एक क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम तो 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों इसके जो है। अगर आपके जो है जैसे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 5 में से दोस्तों 2 क्वेश्चन तो आपको एलएलपी के मिलने ही मिलने हैं। तो इसलिए जो है इसको आप लोग ज़रूर करके जाना। जो है इसके बाद में कृत्रिम कानूनी व्यवस्था पढ़ते हैं, तो सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए एलएलपी एक कृत्रिम कानून व्यक्ति है। एक कानूनी प्रक्रिया इसे बताती है, और इसमें एक व्यक्ति के सभी अधिकार होते हैं। यह अदृश्य, अमूर्त और अमर अमर लेकिन काल्पनिक नहीं है, क्योंकि यह अस्तित्व में है। इसके बाद में सील मछली, तो वह दोस्तों इसको भी पढ़ लेना क्या है। सीमित देता यानी जो है सीमित लायबिलिटी के बारे में बताया हुआ है इसमें। इसके बाद में एलएलपी की भागीदारों में जो है न्यूनतम और अधिकतम संख्या, तो इसमें बताया हुआ है कि मतलब जो है लिमिटेड लिक्विडिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड ये जो पार्टनरशिप का जो मतलब वो है। तो दोस्तों इसमें जो है कितने लोग जो है मिनिमम और मैक्सिमम रह सकते हैं, तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। और अधिकतम जो है दोस्तों इसमें कोई संख्या जो है अधिकतम की नहीं है, तो अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। तो दोस्तों एलएलपी के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद में व्यवसाय प्रबंध और व्यवसाय संरचना, तो इसको पढ़ लेना कि व्यवसाय प्रबंध और व्यवसाय संरचना जो है एलएलपी के भागीदार अपने व्यवसाय का प्रबंध कर सकते हैं, हालांकि केवल नामित भागीदार ही कानूनी अनुपालन के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों। इसके बाद में केवल लाभ के लिए व्यवसाय, तो सीमित देयता भागीदारी धर्मार्थ अथवा गैर लाभकारी उद्देश्य के लिए नहीं बनाई जा सकती। यह आवश्यक है कि इकाई का गठन लाभ कमाने के उद्देश्य से वैध व्यवसाय चलाने के लिए किया जाए। तो ये जो है दोस्तों इसका पॉइंट है, इसको भी देख लेना आप दोस्तों। जो है जांच पड़ताल समझौते का भी मतलब समझौते या व्यवसाय एलएलपी के रूपांतरण, तो दोस्तों ये जो है इसको भी देख लेना आप लोग। इसके बाद में दोस्तों माल से आप समझते हो कच्चा माल वगैरह से रिलेटेड चीज़ इसमें बताया गया हुआ है। तो ये भी आप लोग देख लेना। माल के अंदर वगैरह कोई भी चीज़ हो सकता है दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट या कोई चीज़ मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है जो दोस्तों। तो ये सब चीज़ें इसमें मतलब दोस्तों एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको आप लोग हिंदी में खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि हिंदी में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा बिजनेस लॉ को। तो दोस्तों इसमें जो है ये जो है माल है, इसके बाद में भावी माल, तो इसके बाद में आकस्मिक माल, तो इसको जो पढ़ लेना, इसके बारे में पॉइंट में पूछ लेता है। बिजनेस लो दोस्तों वैसे सब मतलब जितने भी मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो सब इंग्लिश में ही करते हैं, लेकिन जो 12th पास किए हुए कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना, वो मतलब हिंदी में ही लिखते हैं। जैसे जब मैं ग्रेजुएशन में कर रहा था, तो मैंने बिजनेस लो अपना जो है दोस्तों, मेरा पहला एग्ज़ाम बिजनेस लो का ही था, और मैं जो है पहली बार मैंने अपना एग्ज़ाम इंग्लिश में लिखा था, मैं आपको बताऊँ तो। नहीं तो मैं जो है हिंदी में ही लिख के आता था जो है दोस्तों। मैंने 12वीं तक जो है बिजनेस वगैरह सब हिंदी में ही किया, लेकिन जो है मैंने ग्रेजुएशन जब अपना किया, तो मैंने धीरे धीरे अपना जो है इंग्लिश में आने का जो है मैंने अपना आदत डाला। और मैंने जो है बहुत मतलब मेरे ठीक ठाक नंबर तो नहीं थे, मतलब ठीक ठाक नंबर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नंबर नहीं थे मेरे। लेकिन दोस्तों मतलब मैंने जो है अपने आप को जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है काम किया अपने ऊपर, जो है इंग्लिश को मतलब ठीक करने में, इंग्लिश को लिखने में, राइटिंग वर्क में काफ़ी ज़्यादा मैंने वर्क किया। तो इसके बाद मतलब मैं लिख लेता था जो है इंग्लिश, जो है मतलब इतना लिख लेता था कि मतलब सामने वाला व्यक्ति समझ जाए कि मैं क्या कर मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो मतलब मैंने अपने एग्ज़ाम में इतना तो मैंने लिख दिया था जो दोस्तों। इसके बाद में अब तो दोस्तों धीरे धीरे लिखते लिखते सुधर गई है, कि मतलब अब मैं किसी को भी कोई चीज़ लिखना चाहूँ तो उसको मैं आराम से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग से यही कहूँगा कि मतलब आप लोग भी मतलब आप धीरे धीरे इंग्लिश में लिखने की आदत डालिए, क्योंकि हिंदी जो है वो आगे चल के आप लोगों के लिए बहुत ही कठिन होती जाएगी, और हिंदी की वैल्यू कम है दोस्तों। तो बाकी दोस्तों आप लोग इसको पढ़ लेना, मैंने आप लोगों को जो है पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये बिक्री हो जाएगा, और जो है दोस्तों एक इसके बाद में जो है दोस्तों एक पॉइंट और बचता है हमारा, बिक्री और वस्तु विनिमय का जो है, इसके बारे में भी पूछ लेगा दोस्तों। तो इसको भी आप लोग जो है पढ़ लेना जो है, बिक्री क्या होती है, वस्तु विनिमय या उसका विनिमय क्या होता है, आदान प्रदान वगैरह जो है लेन देन से रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों इसमें।
बाकी दोस्तों, मैं आप लोगों को, अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोग बिज़नेस में जो है आराम से पास हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है जो है। तो दोस्तों, सोल का एक नियम है, या तो आप दोस्तों जैसे आप लोग जो है पॉइंट में क्वेश्चन इस तरीके से लिखो जो है कि आपके मतलब नंबर उतने आ जाएँ कि आप पास हो जाओ। या तो दोस्तों आप लोग को, जैसे आप लोग उस तरीके से जो है अपना आंसर नहीं लिख पा रहे हो, तो जो है दोस्तों आप लोगों को जो शीट मिलती है 11-12 पेज की, उसको आप पूरी भर दो जो है, शुरुआत से लेकर एंड तक जो है पूरी भर दो जो है दोस्तों। तो अगर आप ऐसे मतलब इस तरीके से अगर आप अपना जो है पेपर करके आओगे दोस्तों, तो जो है सोल मतलब ये कहता है कि मतलब बच्चे ने लिख रखा है, तो मतलब उसे पास कर देते हैं। तो ये भी मतलब एक मतलब चीज़ है कि मतलब मुझे एक स्टूडेंट ने ही बताया था कि मतलब एक मतलब टीचर से मतलब मुझे पता चला था, बस फिर मतलब उसको स्टूडेंट ने मतलब मुझे बताया था। तो अगर आप जो है मतलब अपना पेपर जो है पूरा मतलब आप जिसको भी पास होना है, वो आप पूरी मतलब 12 की 12 सीट जो आपको मिलेगी, वो पूरी जो है भर के लिख के आना। इस बात की गारंटी दोस्तों कि आप पास हो जाओगे। बस उल्टी-सीधी चीज़ कुछ वैसी मत लिख के आ जाना कि मतलब टीचर के नज़र में पड़ जाए और जो है आपको वो कम मार्क्स दे दे। बाकी आप स्टडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ मतलब आराम से जो है मतलब बिज़नेस से रिलेटेड, जैसे आपने बिज़नेस स्टडी पढ़ रखा है, तो अगर उससे रिलेटेड भी जैसे इसमें जो वस्तु विनिमय वगैरह पूछ रहा है, तो नहीं पता तो वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु का आदान-प्रदान ऐसे मतलब लिख सकते हो। तो इससे भी मैं आपको जो है आराम से नंबर मिल जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो है मैंने जो कंटेंट दिया है दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोग इसे पढ़ लेना, क्योंकि दोस्तों हिंदी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर पाता, इसलिए जो है मैं बहुत ज़्यादा इसमें समझाया नहीं हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों बहुत भी मतलब बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, प्लीज़ जो है दोस्तों इसको लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर करो, ताकि जो है दोस्तों और लोगों भी इसको देख सकें और उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। बाय बाय।